हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म इन म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। गाइस, हम लोग स्टार्टिंग में अपने बच्चों को सब कुछ करवाते हैं, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। इवन हम लोग 7 ईयर्स तक या कुछ लोग तो 10-10 साल तक भी थेरेपी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन स्टिल उनका एक कंप्लेंट रह जाता है कि हमारे बच्चों का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई क्यों नहीं हो रहा है, या फिर बच्चे अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, अभी भी हम लोग उनको पब्लिक प्लेसेस में लेके नहीं जा सकते हैं। तो अब सबको पता है गाइस, ऑटिज्म ट्रीटमेंट के लिए 3 तरह की थेरेपीज को रिकमेंड किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेकंड स्पीच थेरेपी एंड द थर्ड वन इज एवीए थेरेपी, जो कि बेसिकली बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए एवीए थेरेपी को रेकमेंड किया जाता है। तो डेफिनेटली हम लोगों का जो ज्यादा फोकस होता है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी पे ही रह जाता है, और हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं बच्चों के बिहेवियर पे। लाइक हम लोग हर चीज के लिए कोई एक्टिविटी ढूंढते हैं, लाइक मेरा बच्चा अगर हिटिंग कर रहा है, कोई चीजों की तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी एक्टिविटी कराएं। मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि हर चीज का सॉल्यूशन हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं अपने बच्चे को बोल के समझा नहीं पा रही हूँ, मेरे बच्चे का लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं है, मेरा बच्चा समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसका बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा माइंड सेटअप रहता है, जबकि इसमें जो कमी रह जाती है, जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे होती है, हम बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। मैंने भी अपनी जर्नी में ये देखा है कि जब तक आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक बच्चे को कंट्रोल करना और उसे उसी तरह से चलने के लिए फोर्स करना जिस तरह से हम चाहते हैं, लाइक हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह से काम करे, तो वो सब तभी पॉसिबल है जब आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपने बच्चे के लिए हैं। ये सारी स्ट्रेटजीज मेरे बच्चे के जो एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो जो एबीए है, बिहेवियर थेरेपी जो है, उसके 3 जो है वो बेसिक, जो आप बोल सकते हो कि बेसिक मॉड्यूल होते हैं: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इग्नोरेंस। तो ये सब चीजें जो है आपको कैसे यूज करनी है, कब यूज करनी है, कौन सी सिचुएशन में ये चीजें यूज नहीं करनी है, तो अगर आप ये चीजें समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कामयाब हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम अपने बच्चे को कब और कैसे देंगे। तो गाइस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत बड़ा एक, आप ऐसा समझ लो कि आपके पास एक टूल होता है जिसको अगर आप सही ढंग से करना सीख जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे से वो सब कुछ करवा सकते हो जो आप करवाना चाहते हो। और अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं कर रहे हो गाइस, तो बच्चा कभी भी मोटिवेट नहीं होता है उन चीजों को करने के लिए जो आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सही ढंग से और मोर फ्रिक्वेंटली यूज करना है। लाइक जब भी आपका बच्चा कुछ भी अच्छी चीज करता है, कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कि आज पार्क में उसने कम नेगेटिव बिहेवियर दिखाया है, या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आज उसने कुछ नया सीखा है, तो एवरी टाइम आपको हमेशा उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रखना है, जिसके लिए आप एक रिवार्ड बच्चे को यूज कर सकते हो। जैसे मेरे बच्चे को फूड के लिए बहुत ज्यादा पोजेशन है, मतलब वो खाना बहुत पसंद करता है, तो ऑब्वियसली मैं वही चीजें यूज करती थी। बेसिकली मैं चॉकलेट वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती थी, मैं उसके लिए रेजिन यूज करती थी। जब भी मैंने स्टार्टिंग में उसको एक्टिविटीज कराना स्टार्ट किया था ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो हमेशा मेरे पास कटोरी में रेजिन के कुछ पीसीज रहते थे। तो जब भी वो किसी एक्टिविटी को कर लेता तो मैं उसको रेजिन जो है वो एज ए रिवार्ड यूज करती थी। तो सेम कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपके बच्चे को पसंद हो, वही चीज आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और या फिर एज ए रिवार्ड यूज करनी है। तो ये जो रिवार्ड सिस्टम है, स्टार्टिंग में आप लोगों को ये यूज करना है गाइस जब तक आपको जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें आप कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक हाई फाई, वेरी गुड,
आपने बहुत अच्छे से किया, कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो है वो कंटिन्यूअसली यूज करने हैं आपको, ताकि बच्चा जब उन चीजों को बार बार सुनेगा तो वो समझ जाए कि ये वाला बिहेवियर जो है वो मेरी मदर को पसंद आ रहा है और ये कहीं ना कहीं राइट बिहेवियर है, ये मुझे यूज करना है। तो सिंपल सी बात है, हम सबको पता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को कैसे यूज करना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है गाइस? सेकंड जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि आपको भूलना नहीं है, जितना हो सकता है हर काम के बाद, हर अच्छे बिहेवियर के बाद वो चीज आपको यूज करनी है, उसकी आप इंपॉर्टेंट समझिए। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया कल नहीं किया, तो ये रेगुलरली आप इस चीज को यूज कीजिए। अब समझते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड, जो डिफिकल्ट है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि पनिशमेंट को आप कैसे यूज करोगे। तो बेसिकली ये वाला जो मॉड्यूल है इसको हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारा बच्चा कुछ ऐसे नेगेटिव बिहेवियर करता है पब्लिक में जाके या पार्क में, जैसे हमारे बच्चे किसी को धक्का देते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, हिटिंग बिहेवियर करते हैं या घर में तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जिससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाए उस रॉन्ग बिहेवियर को करने के लिए। तो इसको मैं कैसे यूज करती थी गाइस? मेरे पास, मुझे सबसे ज्यादा पता होता था कि अर्नब को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आपको कोई ऐसी चीज यूज करनी है जिसका बच्चे को डर हो। फिजिकल यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मुंह से जो आप अनाप शनाप जो भी उठपटांग उस टाइम पे गुस्से में जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, जो भी आप लोग बोलते हो वो चीज आपको नहीं करनी है। उसका सबसे बड़ा नुकसान, जब बच्चा सेल्फ टॉक करता है, अकेले में बैठता है, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे बच्चा स्टार्ट हो जाएगा और सेल्फ टॉक करते टाइम वो सेम आपके ही वर्ड रिपीट करेगा और जोर जोर से चिल्लाने लगेगा। तो उसमें जाने अनजाने आपने एक और नेगेटिव बिहेवियर जो है वो इंक्लूड कर दिया, तो उस चीज से आप लोगों को बचना है, वो चीज आप लोगों को नहीं करनी है। सो मैं एग्जांपल लेती हूँ गाइस, अगर पार्क में आपका बच्चा रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो वहां पे आपको चिल्लाना नहीं है। आपको हमेशा पार्क में, मैं पहले भी बोलती हूँ, उसको खुला नहीं छोड़ना है, जरूर लेके जाना है, डेली लेके जाना है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसको पकड़ना भी नहीं है। जस्ट एक डिस्टेंस पे उसके पीछे पीछे आप घूमते रहिए और उसके ऊपर नजर रखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और खुद को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो जैसे ही कुछ भी हिटिंग बिहेवियर होता है गाइज, अगर उसने किसी बच्चे को धक्का दे दिया तो वहां से आपको चुपचाप क्या करना है कि अपने बच्चे को या तो आप साइड में ले जाना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, मतलब उसको फेशियल कोई रिएक्शन नहीं देना है, कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना है। तो मैं तो क्या करती थी, स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए अर्नब को साइड में बिठा देती थी, क्योंकि ऑब्वियसली अर्नब हाइपर एक्टिव था, उसको बच्चे भी बहुत पसंद थे, तो डेफिनेटली वो बीच में जाके उनको परेशान करता था। तो जब वो नहीं सुनता था, उसको नहीं माननी है मेरी बात, तो मैं उसको चुपचाप साइड में लेके जाती थी और उसको बेंच पे बिठा देती थी। या समटाइम्स वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता था गाइस, तो मुझे किसी दिन मान लो कि उसने कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं चुपचाप अर्नब को घर वापस ले जाती थी। घर में जाके आपको बच्चे को मारना पीटना नहीं है, क्योंकि मारना पीटना जो है वो, उससे क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद बच्चा हैबिचुअल हो जाता है, वो आराम से मार खा लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई असर नहीं पड़ता है। और उल्टा कुछ साल के बाद जब वो थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, तो बच्चे खुद हम पर ही हाथ उठाने लग जाते हैं। आपके साथ भी हो रहा होगा, मेरे साथ भी हुआ था। तो मार से आपको बचना है, आप खुद नहीं मारोगे तो बच्चा भी वो बिहेवियर नहीं सीखेगा, तो उस चीज को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि एक बार आपके ऊपर हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया तो बाहर भी स्टार्ट करेगा। तो वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो मैंने नोटिस की थी ये चीज कि अर्नब को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। जब भी वो सुबह सो के उठता था और देखता था मैं कमरे में अकेला हूं, तो एकदम से बाहर भाग के हॉल में आ जाता था, या फिर जब भी मैं कमरे की लाइट बंद करूंगी तो वो एकदम से मेरे पीछे पीछे आगे आगे मतलब भागने लग जाता था, क्योंकि उसको अंधेरे से डर लगता था। तो चुपचाप मैं उसको 5 मिनट्स के लिए रूम में बिठा देती थी, बंद कर दो। जैसे शाम को हम लोग जाते थे पार्क में, तो आते टाइम थोड़ा अंधेरा हो जाता था, 5 मिनट के लिए आप उसको अंदर बिठा दो। ये मेरा तरीका है, क्योंकि मुझे पता है उसको अंधेरे से डर लगता है। आपके बच्चे को भी किसी ना किसी चीज से जरूर डर लगता होगा, वही चीज आप लोगों को यूज करनी है। 5 मिनट्स तक बच्चा जब तक अंदर है, वो जो आपने पनिशमेंट दिया है, वो जो आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को दिया है,
जब तक बच्चा उससे गुजर रहा है तब तक बाहर आपका जो गुस्सा है थोड़ा शांत हो जाता है, और कहीं ना कहीं अगर आपका ब्रेन थोड़ा भी रिलैक्स होता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से सोच पाते हैं कि मुझे अभी आगे क्या करना है। तो इस तरीके से जब आप बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो बच्चे को भी टाइम मिल रहा है कि मुझे ये जो डरावना भरा माहौल है ये क्यों दिया गया है, वो जरूर इस चीज को कनेक्ट करता है। और आप लोगों के लिए भी टाइम मिल जाता है कि आप कुछ टाइम अपने आप को रिलैक्स करें। ये साथ साथ में आपकी भी ट्रेनिंग हो रही होती है कि आप भी अपने जो आपका जो गुस्सा है, एग्रेशन वाला बिहेवियर जो कि बढ़ता जाता है, ये रियलिटी है, इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है, ऑटिज्म है ही ऐसा। तो ये सब पेरेंट्स के साथ होता है, लेकिन हम सब लोगों को ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पेशेंस कैसे डेवलप करें। तो ये टेक्निक आपको खुद के पेशेंस को डेवलप करने के लिए भी हेल्प करती है, खुद का जो एग्रेशन है उसको भी काम डाउन करेगी। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि 1 घंटा आधा घंटा आपने कमरे में बंद करके रख दिया, या जो भी आपने नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दिया उसको ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं करना है। मतलब ऐसा भी ना हो कि बच्चे के दिमाग में शौक ही लग जाए, आधा घंटा 1 घंटा, या उस चीज का डर ही निकल जाए। तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स उस चीज को यूज करना है। तो उसके बाद फिर जब मैं उसको अर्नब को बाहर लेके आती थी तो फिर उसको बिठाती थी और फिर मैं उसको समझाती थी कि आज ग्राउंड में आपने धक्का दिया, ऐसा नहीं करना है, बैड मैनर्स। कल अगर आप धक्का दोगे तो फिर से मम्मी आपको ग्राउंड से वापस लेके आ जाएगी, आपको खेलने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे होता ही ऐसा था, जब भी अर्नब पार्क में रॉन्ग बिहेवियर स्टार्ट करता उसी टाइम में उसको घर पे लेके आती और कमरे में बंद। तो इससे क्या होता, अर्नब को वो चीज समझ में आ गई कि अब अगर रॉन्ग बिहेवियर किया तो खेलने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पार्क जाना बहुत ज्यादा पसंद था। तो उसको वो चीज बहुत ज्यादा मतलब फील हो रही थी कि मुझे पार्क में खेलने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे अर्नब को कुछ टाइम के बाद मैं खुद ही रिमाइंड करवा देती थी कि आज अगर फिर से आप ऐसा करोगे तो फिर आपको खेलने को नहीं मिलेगा। तो गुस्से से नहीं बोलना है, देखो अगर आपने आज फिर से धक्का दिया, फिर से बेबी को परेशान किया, तो फिर आपको फिर से घर वापिस आना पड़ेगा। तो फिर वो उस चीज को समझ आता था। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा गाइस, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो आपको भी टाइम देती है कि आप अपने अंदर जो पेशेंस है उसको डेवलप करें, आप खुद को भी रिलैक्स करें, और बच्चे को भी फुल टाइम देती है, जिसमें बच्चा डेफिनेटली यही सोच रहा होता है कि ये जो मुझे पनिशमेंट मिली है ये किस वजह से मिली है। तो 5-10 मिनट्स के बाद जब आप बच्चे को समझा रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपके बच्चों का स्पीच इतना अच्छा नहीं होता है, अर्नब का भी नहीं था, लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब बार बार हम चीजें वो बोलते हैं, 3-4 टाइम बच्चा ऐसा कर रहा है, बार बार हम उसको पनिशमेंट देने के बाद इस तरह से समझा रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो उन वर्ड्स का मीनिंग भी समझने लग जाता है। तो इसी तरह से कुछ टाइम बाद जब मैं अर्नब को बोलती थी कि आज अगर आप पार्क में जाओगे, अगर आपने बदमाशी किया तो फिर से ग्राउंड से वापिस आना पड़ेगा, तो वो बोलता था नहीं नहीं नहीं, बदमाशी नहीं करना है। तो इस तरह से वो चीज भी बच्चों को समझ में आ जाती है, चाहे वो वर्बल है या नॉन वर्बल है, बच्चे उस चीज को समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से धीरे धीरे जब आपका वो नेगेटिव, आपके बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर है वो जब घटने लगेगा, एक दिन भी उसने कंट्रोल कर लिया या पार्क में जाके उसने 15-20 मिनट तक कुछ ऐसी चीज नहीं की, तो वहीं पे आपको वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी यूज करनी है। आप अपने साथ कुछ भी रिवार्ड लेके जा रहे हो, कुछ भी उसका फेवरेट चीज है, वहीं पे आपको रिवार्ड भी करना है। तो ये सब चीजें जो है वो साथ साथ में काम करती हैं और भी अच्छे तरीके से काम करती हैं अगर आप इन चीजों को रेगुलरली करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो जब फ्रीक्वेंटली करेंगे तो बच्चा उस चीज को धीरे धीरे, जो नेगेटिव बिहेवियर है वो समझ जाता है कि इससे मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, बार बार पनिशमेंट मिलती है, लेकिन जब मैं पॉजिटिव बिहेवियर को अपनाता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है, एक खुशी भरा जो एक्सप्रेशन है मेरे पेरेंट्स का वो मुझे मिलता है। इससे क्या होता है, बच्चे का एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होने लगता है। तो वो चीजें आप देख सकते हैं कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है या फिर जो बिहेवियर थेरेपी है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है बच्चों के बिहेवियर के ऊपर। नाउ थर्ड मॉड्यूल, जिसमें आप इग्नोरेंस का यूज करते हैं। हम इग्नोर कब करेंगे, बच्चों का जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको इग्नोर कब करेंगे हम लोग। हम सबको पता है गाइस, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, ऑटिस्टिक बच्चे, वो अटेंशन सीकर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो इग्नोरेंस है ये उसी सिचुएशन में आप लोगों को यूज करना है। जैसे कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा घर में चीजों को उठाकर फेंकता है,
तो जो भी बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज होते हैं गाइस, वो दो तरह के होते हैं। या तो वो सेंसरी इश्यूज की वजह से होते हैं, या फिर लेस अवेयरनेस की वजह से, या फिर अटेंशन सीकिंग के लिए, या फिर उनको नॉलेज ही नहीं है कि सही क्या है और ये गलत क्या है। तो हर चीज को हम लोग सेंसरी इश्यूज से नहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर बच्चा घर में तोड़ फोड़ करता है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव बिहेवियर करता है, डेफिनेटली डेली करता है, तो वो आपकी अटेंशन सीक करने के लिए भी करता है। और हो सकता है अगर वो उन ऑब्जेक्ट्स को फेंक कर वो साउंड को एंजॉय कर रहा है, तो सेंसरी इशू का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को बच्चे को सिखाना तो पड़ेगा ना कि ये जो आप सेंसरी फीडबैक ले रहे हो, सेंसरी फीडबैक लेने का ये एक गलत तरीका है, ये आपको यूज नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है, घर में अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, उसको बराबर से पता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा, जोर से चिल्लाऊंगा, या फिर मैं अगर कोई बर्तन फेंकूंगा, कोई चीज तोड़ूंगा, तो एकदम से सारे लोगों का ध्यान मेरी तरफ आ जाता है। तो वो जो अजीब सा एक्सप्रेशन होता है लोगों का, अजीब सा जो रिएक्शन होता है, उसको भी ये बच्चे इंजॉय करते हैं, क्योंकि उससे फुल अटेंशन इनको मिल जाता है। यही चीजें ये क्लास में भी करते हैं। जब टीचर पढ़ा रही होती है, पूरी क्लास चुप बैठी होती है, तो हमारे बच्चों को पता होता है कि अगर मैं कुछ भी नॉइस करूंगा तो टीचर और सारे बच्चे मेरी तरफ देखने लग जाएंगे। तो ये होता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। और ये कहां से पनपता है? ये घर से पनपता है। जब आप अटेंशन देते हैं तो उनको तभी पता चलता है कि ये वाला बिहेवियर जो है वो अटेंशन सीक करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप समझ गए, ऐसे मामलों में आप लोगों को इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर करेंगे? जैसे आपने अगर कुछ भी नॉइस किया या फिर कोई चीज फेंकी, आप वहां पे जाइए, कुछ भी आपको गुस्से वाला रिएक्शन नहीं देना है। आप जाइए और बच्चे को बोलिए कि ये चीज उठाओ और ऊपर रखो, या फिर खुद ही उठा के रख दो। मतलब आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है उन चीजों का, ताकि बच्चा समझ जाए। कुछ टाइम के बाद बच्चा समझ जाएगा कि इससे मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो चीज हार्मफुल नहीं है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे वो नॉइस करते हैं, अगर आपको डेफिनेटली पता चल जाता है इस चीज का, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता चलता है जब हमारे बच्चे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करते हैं, तो आप इग्नोरेंस, वहां से चुपचाप उसके सामने से ऐसे चले जाइए कि जैसे उसको आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, या आपको पता ही नहीं लगा कि बच्चे ने क्या किया है। तो धीरे धीरे अपने आप बच्चा उस चीज को छोड़ देगा। इस चीज का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूं तो जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि लास्ट टाइम जब अर्नब के एग्जाम हुए तो वो स्कूल में वो पतली कमरिया वाला गाना गा रहा था, तो उसी के सामने, एक्चुअली ये भी एक मिस्टेक होती है, एचएम मैडम ने उसी के सामने मुझे बोला था कि आज इसने पतली कमरिया वाला गाना गा रहा था, तो मैं उसको बार बार बोल रही थी कि चुप, ये गाना नहीं गाना है। तो अर्नब वहीं पे रिएक्शन दे रहा था कि नहीं अब नहीं गाऊंगा। तो उसने मतलब हमारी जो कन्वर्सेशन थी उसको उसने नोट कर लिया था। और घर पे आके मैंने भी उसको बोला कि ये गाना नहीं गाते हैं, स्कूल में गाना नहीं गाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको वो अटेंशन मिल गई और उसको पता चल गया कि ये गाने से जो है वो अटेंशन मिल जाती है। और वो दिन है गाइस, वो गलती जो मैंने की है। अभी अर्नब क्या करता है, जब भी एज ए शड्डो भी जब मैं बीच बीच में उसके साथ जाती हूँ तो वो धीरे से मुझे डराने लगता है कि अभी मैं ये गाना गाऊंगा, पतली ऐसे करता है, पतली ऐसे। और घर पे भी कभी कभी मैं चुप बैठी होती हूँ तो भी, तो वो क्यों करता है? मुझे डराने के लिए कि देखो मैं अभी ये गाना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो धीरे धीरे मैंने वो चीज मुझे समझ में आ गई। बीच में उसने कुछ गालियों वाले वर्ड्स भी सीख लिए थे स्कूल से, तो डेफिनेटली मैं उनके ऊपर ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि ये गाली है, इसको नहीं देते हैं। जितना हम लोग उसको टोक रहे थे उतना ही वो उस वर्ड्स को यूज कर रहा था। तो धीरे धीरे मैंने और मेरे हस्बैंड ने पास्ट से, क्योंकि ये चीजें देखी हैं, तो हम लोगों को धीरे धीरे जल्दी ये चीजें समझ में आने लग गई कि उसको अटेंशन नहीं देनी है। तो धीरे धीरे मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ये जो इसकी अटेंशन सीकिंग वाला बिहेवियर था उसके ऊपर अटेंशन देना बंद कर दिया। एंड बिलीव मी गाइस, ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहां पे आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इग्नोरेंस, ये सही तरीके से यूज करनी होती हैं। और बहुत ज्यादा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आज आपने स्ट्रिक्टली ये चीजें फॉलो की, कल छोड़ दी, परसों छोड़ दी, फिर एक दिन आपको ख्याल आया कि मुझे ऐसे करना है। तो ये चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। ये तभी काम करती हैं जब आप इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की तरह रेगुलरली डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं। जब आप इनको अपना रोजमर्रा का खुद का बिहेवियर बना लेते हैं कि मुझे अपने बच्चे के साथ
ऐसे काम करना है, उसका जो भी बिहेवियर है मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, तो आप देखेंगे इसके लिए कोई आपको अलग से एक्टिविटी करने की जरूरत होती ही नहीं है। बच्चा धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आते जाता है। बच्चे को कंट्रोल करने में जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, जो पनिशमेंट आप देते हो, मारने पीटने वाली नहीं, गाली गलौज या ऊट पटांग बोलने वाली पनिशमेंट नहीं गाइस, जो मैंने आपको समझाई है उस चीज को जब आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका बच्चा आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसी से मैं अर्नब को कंट्रोल कर पाई थी ताकि वो मेरी कमांड्स को सुने, पब्लिक प्लेस में भी मुझे फॉलो करे। उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था और आज इतना ज्यादा जरूरत उसको नहीं पड़ता है अभी, क्योंकि वो वर्बल है, लिमिटेड उसका लैंग्वेज है, तो बोल के भी हम लोग काफी चीजें उसको समझा लेते हैं। तो ये तब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपके बच्चे 4-5 साल के, 3 साल के, 6 साल के हैं, बोलना वो समझते नहीं हैं, तो उस टाइम से ही आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे जाके जो है वो बिहेवियर ज्यादा खराब ना होते जाए, बल्कि वो धीरे धीरे बिहेवियर जो वो सेटल भी होता जाए और बाद में आप जैसे ही बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होने लगता है तो फिर आप बोल के बच्चों को समझा सकें। सो आई होप ये वीडियो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा गाइस। डेली रूटीन में इन चीजों को जरूर फॉलो करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।